वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम का ये जो सेगमेंट है ये बड़ा ही ख़ास है, बहुत ज़्यादा मुनफरिद है और इसकी वजह यह है कि इसमें हम बात करते हैं आपकी नफ्सियात के हवाले से मामलात और मसाइल पर। हमेशा इस सेगमेंट के आगाज़ में चंद चीज़ें हैं जो इरशाद करता हूँ, वो ये कि जैसे भी जिस्म के किसी भी हिस्से को हमेशा ये बात होती है कि अगर कोई मसला या कोई बीमारी लाक होती है, मिसाल के तौर पे बीमारी में तो हम डॉक्टर से भी रुजू नहीं करते क्योंकि हम सब खुद माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि अगर कोई चोट लगती है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं उसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और इसी तरह अगर आपकी नफ्सियात के साथ कोई मामला मसला होता है तो डॉक्टर से रुजू नहीं किया जाता और इसको शायद मायूब समझा जाता है, शायद कि यकीनन इसको मायूब समझा जाता है क्योंकि अगर डॉक्टर से रुजू कर लेंगे तो फिर हम पे एक मोहर जो है वो सख्त हो जाएगी कि हम शायद नफ्सियाती मरीज़ हैं, तो हमें नफ्सियाती का टाइटल भी लामहला हमें दे दिया जाएगा। अभी बड़ी अजीब बात है कि शायद कोई दुनिया का ऐसा शख्स हो जिसके साथ कोई नफ्सियाती मामला ना हो या ना रहा हो। बड़े बड़े दुनिया के जो नाम गुजरे हैं, बड़े बड़े लीडर्स, डिक्टेटर्स और ना जाने क्या क्या जिन्होंने दुनिया के ऊपर रूल किया, उनके बारे में मैं गुज़श्ता रोज़ पढ़ रहा था तो ये चीज़ स्टडी में आई कि उन सब के साथ कोई ना कोई नफ्सियाती मसला ज़रूर था। हमारे यहाँ भी जो माशाल्लाह बहुत सारे हैं, बड़ा बुरा मान जाएंगे अगर मैं नाम लूँगा, लेकिन है नफ्सियाती मसला। तो अगर इसको ट्रीट किया जाए तो यकीनन सूरत हाल बेहतर हो सकती है। बात मुख्तसर करते हैं। हमारे मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर शफीक यासीन, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं और खुदा का शुक्र है उनकी कोशिशों और काविशों से अब ये मामला और मौजू जो है वो इसके ऊपर खुलकर बात हो रही है। मुख्तलिफ़ चैनल्स भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है, इसको सराहे जाने की ज़रूरत है कि नफ्सियात को अपना सिर्फ संजीदगी से लिया जा रहा है बल्कि इसके ऊपर अब अवेयरनेस का भी काम हो रहा है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ये काम जो है पिछले 7 या 8 साल से जो है वो कर रहे हैं इसी चैनल पे, इसी अपने गुड मॉर्निंग कराची में। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब जैसे मैं स्टार्ट में हमेशा इस चीज़ को मेंशन करता हूँ, ज़रा क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आता हूँ। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़्यादातर तो रिलेटेड एंजाइटी और डिप्रेशन के, जैसा मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया। मगर ये जो हमारी ओवरऑल फिज़िकल हेल्थ है ये कितना मुतासर कर रही है हमारी नफ्सियात को? पहले तो चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए क्योंकि अभी आप जैसे बता रहे थे कि जो ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और क्योंकि नहीं हम उसको ठीक कर पा रहे हैं या उसको संजीदा नहीं लेते, इस वजह से बहुत सारे और दीगर प्रॉब्लम्स का भी शिकार हो रहा है। चाहूँगा ज़रा आज इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू। जी प्लीज़। बिल्कुल। जैसे आपने बिल्कुल एक तो सही बात की कि हमारी कौम इन जनरल फिज़िकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ दोनों नफ्सियात की हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देती और इसकी वजह से जो है हमारी लाइफ स्पैन्स भी कम है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। लोग उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं हो सकते या अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते जिस तरह से वो गुजारनी चाहिए। ऐसे मल्टीपल केसेस में पास आते हैं जो होते तो नफ्सियात के हैं लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ इश्यूज़ के साथ आते हैं। लेकिन उल्टा भी है, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मेमोरी के साथ मेरे पास पेशेंट्स कहीं आते हैं जिनको उनको याददाश्त का मसला हो रहा होता है। जैसे आजकल ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है। एक तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन है पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक है। और ब्लड प्रेशर, और ये जैसे हम पेशेंट देखते हैं पहली चीज़ ये चेक करते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, उसकी पल्स कैसी है, उसका रैंडम शुगर कैसा लेवल्स आ रहे हैं, सेचुरेशन कैसी है ऑक्सीजन की। इससे एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि पेशेंट किस फिज़िकल हेल्थ कंडीशन के साथ आया हुआ है आपके पास। अब कल की बात है कि एक पेशेंट आई बलूचिस्तान से और ये पहली दफ़ा नहीं आई, ये तकरीबन 6 महीने पहले, 5 साढ़े 5 महीने पहले आई थी मेरे पास और उस वक्त आई थी स्ट्रोक के बाद। अच्छा। ब्लड प्रेशर उसका बहुत हाई था। जब एमआरआई कराया तो उसमें स्किन में चेंजेस थे, फॉग था, छोटे जख्म बने हुए थे दिमाग के अंदर। उसकी वजह से उसकी राइट साइड वीकनेस थी, उसकी पाँव और हाथ सही से काम नहीं कर पा रहे थे, उसको बोलने में मुश्किल हो रही थी। ये कौन सा टिपिकली स्ट्रोक से रिकवर करना शुरू किया उसने, एडमिट हुई, साथ में मेमोरी के प्रॉब्लम और साथ में नफ्सियात का प्रॉब्लम तो उसको वैसे भी पुराने थे। बिल्कुल ठीक है। अब स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस जो अंडरलाइंग ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं उसको मज़ीद बढ़ा देता है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो ब्लड प्रेशर रेज होता है। प्लस हमारी आवाम सॉल्ट इनटेक और मसाले और जिस तरह की चीज़ें खाती हैं, लेट खाती हैं,
खाने पीने का ख्याल नहीं करती, डिहाइड्रेशन, पानी कम पीती हैं, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, स्पेशली हाई की तरफ जाता है। तो इससे जो हम बनते हैं उससे कई दफ़ा मेमोरी प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। अब वो लेके आते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, ये इसको फोकस सही नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही, दिल नहीं चाह रहा उसे काम करने का, घबराहट, बेचैनी हो रही है। और कई दफ़ा ये सारी चीज़ें हार्ट कंडीशंस में भी हो रही होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है तो गुस्सा भी आ रहा होता है, चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा होता है। ठीक है। तो उनको मैंने फिर जब लास्ट टाइम वो आई, और ये 5-6 महीने पुरानी बात है, शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड और तकरीबन 10 से 12 दिनों के अंदर शी रिकवर्ड वेरी वेल। इस हद तक कि उन्होंने चलना फिरना भी थोड़ा शुरू कर दिया और उनकी पावर भी आ गई हाथ में, बोलना बेहतर हो गया उनका, और उनकी ब्लड प्रेशर स्टेबल हो गया दवाइयों के साथ, शुगर लेवल्स कंट्रोल हो गए, नफ्सियात के हवाले से उनकी नींद बेहतर हो गई, उनके स्ट्रेस लेवल्स कम हो गए, वो डिप्रेशन से निकल आई। पेशेंट ठीक हो के बलूचिस्तान चला गया, अपने साथ दवाइयाँ लेके चला गया, सोचा कि महीने बाद हम उनको देखेंगे वापस, लेकिन उसके बाद उन्होंने दिखाया ही नहीं। ये पता चला कि वो एक दफ़ा उन्होंने दवाई ली और फिर 2 महीने के बाद दवाइयाँ लेना छोड़ दी, सब दवाइयाँ छोड़ दी सर। उसमें। उन्होंने नफ्सियात की भी छोड़ दी, उन्होंने ब्लड प्रेशर की भी छोड़ दी, शुगर की भी छोड़ दी। कल जब वो आई फिर एक मेजर स्ट्रोक्स के साथ आई। मैंने कहा क्यों आपने प्लीज़ दवाई छोड़ी? वो तो बिल्कुल ठीक थी, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था, हमने कहा ज़रूरत ही नहीं है दवाई देने की। और वो काम कर रही थी, वो किसी जगह कपड़े सीती हैं, सिलवाती भी हैं, उन्होंने एक छोटी दुकान खोली हुई है, अच्छी और बहुत इंसान है बेचारी, बड़ी मेहनत करती है। लेकिन बात है कि हमारे पाकिस्तानी मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं, जमा कर कर रखते हैं इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, लेकिन अपनी हेल्थ पे कोई खर्च नहीं करना चाहते। नहीं करते। और ये जो है ना जुल्म है अपने आप पे, बहुत बड़ा जुल्म है जी। कि आप अपनी अब ये देखें ना, बेचारी एम्प्लॉयड थी, खुद काम करती थी, अब वो ना स्ट्रोक की वजह से काम कर सकेगी, राइट हैंड उसका चला गया, चल वो पाएगी नहीं, बोलना मुश्किल हो जाएगा। इस दफ़ा का डैमेज ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, और मुझे लग रहा है कि रिकवरी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत केसेस आते हैं। या सिर्फ उसमें ये होता है कि कई लोगों का कम्प्लीटली शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल होता है, और वो समझते हैं कि हमने अभी एक आध दफ़ा रैंडम चेक कर लिया या फास्टिंग अभी चेक कर लिया तो पता चल गया कि हाँ सही है। लेकिन ये भी गाइड नहीं करता जब तक आपने HbA1c नहीं कराया, जिसमें 3 मंथ्स की रीडिंग आती है, जिसमें आपको एक अंदाज़ा होता है कि पिछले 3 महीने में आपका कंट्रोल कैसा रहा है शुगर का। और ब्लड प्रेशर के साथ भी यही है, एक दफ़ा चेक करके आपने सोचा कि मेरा ब्लड प्रेशर सही है, तो हो भी सकता है कि मॉर्निंग में किसी टाइम पे आपका अच्छा आ रहा हो, इवनिंग में आपको बढ़ा हुआ ना रहो। हो, एग्जैक्टली। शायद आप काम से जब आ रहे हो तो उस वक्त ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। तो आपको कम से कम कुछ दफ़ा चेक करना है। बिल्कुल ब्लड ठीक है। प्रेशर होने का मामला ऐसा है कि फिर आपको छोटा सा मॉनिटर लेके घर पे रख लेना चाहिए। 2,500-3,000 3,500 रुपये का आता है, लेकिन ये ज़िंदगी बचा सकता है, और आपके लिए तो कहीं ना कहीं फैमिली में किसी और के काम आएगा ही आएगा। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैं समझता हूँ, करनी चाहिए लोगों को। वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट हर जगह हो जाती है, सारी गैजेट्स के ऊपर हो जाती है, टैबलेट्स के ऊपर, सेल फोन के ऊपर, और न जाने किन किन चीज़ों के ऊपर। तो ये भी कोशिश करके ले आएँ। अक्सर लोगों को मैंने सुना है कि ना लेकर आएँ, बार बार चेक करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, ये होगा, ये इन सारी चीज़ों से बाहर आएँ। और ये अगर आपके पास होंगी तो कम से कम, और ये बड़ी इजी टू यूज़ हैं, अगर ना भी आती हो तो ये सोशल मीडिया, ख़ासतौर पे यूट्यूब है, इसका सहारा ले लें, आपको शायद आ जाएगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये आपके पास होगी तो कम से कम घर में जो बड़े हैं उनकी आप रीडिंग्स भी ले सकेंगे, ब्लड प्रेशर भी चेक कर लेंगे, डायबिटीज़ अगर है या नहीं, दोनों सूरतों में चेक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए शायद बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन वो शायद इसको समझने के लिए हमारे लोग तैयार नहीं हैं। ये भी एक बड़ा फेयर है। वैसे तो बहुत सारे फेयर हैं, लेकिन ये वाला फेयर ज़्यादा है कि अगर खुदा ना करे कोई चीज़ डायग्नोस हो गई तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस वजह से लेट गो करते हैं। तो ये हमारी हैबिट्स हैं। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे, इसको कैसे ठीक किया जाए? ये एक और बड़ा मसला है कि लोगों को मैं कहता हूँ यार तुम अब 40s में हो, ऐसे करते हैं जनरल ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। कई लोगों के जवाब ये होते हैं, डॉक्टर साहब हमने अगर ब्लड टेस्ट करवाया तो कुछ ना कुछ आ जाएगा टेस्ट में, तो अच्छा है कि ना करवाएं। तो मसला ये है कि अगर आप प्रिवेंटिव रीजंस के लिए नहीं ब्लड टेस्ट कराएंगे ताकि आपको पहले से अंदाज़ा हो कि कुछ ना कुछ चेंज ऑल्टर आ रहा है ब्लड टेस्ट में,
आपकी रीडिंग्स या तो किडनी के हवाले से या जिगर के हवाले से या कंप्लीट ब्लड पिक्चर के हवाले से चेंजेस हो रही हैं, तो फिर ही तो आप उसको डील करेंगे उसको। ठीक है। कई दफ़ा हम हीमोग्लोबिन लेवल करा रहे होते तो इतना लो आ रहा होता है, खासतौर पर फीमेल्स का। जी। विटामिन डी लेवल्स हमारे इतने लो हैं और इनका ताल्लुक शायद नफ्सियात से है। अब ये विटामिन अगर कम होंगे जिस्म में, जैसे विटामिन डी है, विटामिन बी है, ओमेगा 3 है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये वो हैं जिन जो आपको एक्टिव रखते हैं, जो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को क्लियर रखते हैं, आपकी मेमोरी को शार्प रखते हैं, फोकस को बेहतर बनाते हैं, आपका मूड को रेगुलेट करते हैं, मूड स्विंग्स को कम करते हैं, चिड़चिड़ापन कम करते हैं और नींद भी बेहतर। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अगर सोने से पहले ली जाए तो आपको रिलैक्स करती है और नींद में असिस्ट करती है। अब तो खैर मेरे ख्याल में इतनी अवेयरनेस कैंपेन चल रही है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की कि वो समझ में आ गया उनको कि इसकी इफेक्टिवनेस। जी कैरी ऑन प्लीज। तो देखिए डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंट, लेकिन अगर आप जस्ट जर्नली ही कुछ टिप्स पे काम करें ना मेंटल हेल्थ के हवाले से, एक्सरसाइज है, अच्छी नींद लें, अच्छी खुराक लें, अपने शुक्र अल्लाह का अदा करें जो आपके पास है, कंपैरिजन से बचें, जो है उस पर आई थिंक थैंकफुल हो अल्लाह का। तो अपनी अच्छी हॉबीज़ जैसे आउटडोर हॉबीज़ हैं, गार्डनिंग है, एक्सरसाइज है, आर्ट है, स्टोरी राइटिंग है, आपको ऐसी प्रोडक्टिव किस्म का काम करें जिसमें आपको पर्पस भी नज़र आए और थोड़ी सी वर्जिश भी नज़र आए। माइंड का यूटिलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में ऐसी पजल्स, कोई भी चीज़ जहाँ पर आपने एक्टिव रखा हुआ है ब्रेन को, तो वो बूढ़ा जल्दी नहीं होता। दिमाग की एक्सरसाइज भी जिसम के, जैसे आप बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके मसल्स बनते हैं, आपकी ब्रेन यूज़ जितना आप करेंगे उनकी आपकी कनेक्टिविटी बेहतर होती है ब्रेन की। कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो आपका दिमाग शार्प होगा, ब्लड फ्लो आपका बढ़ेगा वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और यही चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे टाइम पे, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, आपके दिमाग को, बॉडी को, तो फिर बीमारियाँ आके आस्ते आस्ते आपको पकड़ेंगी। कई बीमारियाँ ऐसी हैं जो फिर रिवर्सिबल नहीं होती। डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर एक दफ़ा बढ़ गया तो बड़ा मुश्किल होता है कि फिर आप बगैर दवाइयों के रह सकें। जी। बहुत सी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी ऐसी हैं और नफ्सियात में भी यही है। अब लोग कहते हैं दवाइयों के आदी हो गए, और ये बड़ा मसला है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, मैं डॉक्टर आदी हो जाऊँगा दवा, इसलिए मैं लेना ही नहीं चाहता। जी। अब बात यह है कि या तो आपने पहले ही प्रिवेंशन की होती और नफ्सियात के इश्यूज़ की तरफ नहीं गए होते, आपने उसको किसी तरह से डील किया होता। एक दफ़ा नफ्सियात के प्रॉब्लम हो गए, डिप्रेशन मॉडरेट टू सीवियर हो गया या मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, उसको ठीक होने में टाइम लगता है। और सबसे बड़ा उसके बाद मसला ये कि जैसे हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की, यहाँ पे भी लोग पीरों फकीरों के पास चले आते हैं, दम कराते हैं, समझते हैं जादू हो गया, नफ्सियात का प्रॉब्लम नहीं है, किसी और ने हसद से बुरी नज़र से देखा है, नज़र लग गई है, वगैरह वगैरह। अब इसी पे वो इतना वक्त ज़ाया कर देते हैं कि वो जब तक साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं ट्रीटमेंट में और डिले आ जाता है और ये सारी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अर्ली स्टेज पर उसका इलाज नहीं करवाया जाता जब तक बड़े लॉसेस ना हो जाए। एग्जैक्टली ये हमारी नेचर है कि जब तक बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए तब तक जो है वो हमारी घंटी नहीं बजती। तो ये सूरत हाल तो है। अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो इससे रिलेटेड ही हैं। अभी जैसे बात हो रही थी कि ये स्लीपिंग पैटर्न हमारा जो है जिसके ऊपर हमने बात की इसको सही होना चाहिए। फिर ये कि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, हम तो हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारी कंसिडरेशन में नहीं है। अब तो इसके ऊपर किताबें बाकायदा लिखी जा रही हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था मैथ्यू वॉकर का कि वाई स्लीप और इस तरह और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी हैबिट्स को किस तरह चेंज करके आप बड़े रिजल्ट्स ले सकते हैं। वो इसके ऊपर छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करते हैं और लिटरली ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े रिजल्ट्स देती हैं। यानी मैं देखता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों का घर देखता हूँ, ख़ासतौर पर बेडरूम वगैरह, तो बड़ा डिसऑर्डर होता है। यानी पता ये चलता है जिस जगह आपने रेस्ट करना है जब वो ऑर्डर में ना हो और चीज़ें बिखरी हुई हों तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपकी स्लीप पर भी आएगा। और जब वो आएगा तो फिर आपको लामहला फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे जो आगे चल के बहुत ज़्यादा मसला बन सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज करें? आई थिंक इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन। पहली बात डिसिप्लिन से पहले अंडरस्टैंडिंग। कई लोग तो समझते ही नहीं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है। जब इंसाइट ही नहीं है, जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो लोग इतने मोटिवेट क्यों होंगे कि ये करें। अगर समझेंगे तो डेफिनेटली इस पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे। समझना आसान है, आजकल तो बहुत ही आसान है, हर चीज़ अवेलेबल है, टिप्स ऑफ स्क्रीन, इंटरनेट,
चैट जीपीटी हर जगह पर आपको लिस्ट बना के हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके दे देगी कि भाई ये चीज़ें आप करें, लेकिन लोग करना चाहें तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इससे टाइम बड़ा बचता भी है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज होंगे ना, आपको पता है कहाँ चीज़ क्या रखी हुई है, कहाँ से क्या चीज़ उठानी है। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप एक नया घर मूव कर रहे हैं तो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। उसकी एक वजह है, एक वजह ये है कि जैसे आप किसी भी एक जगह पे 8-10 साल से रह रहे थे, आपको ये पता है कि किस कमरे से कब एंटर होना है, दरवाज़ा किस जगह पर है, मैं कौन सी चीज़ कहाँ रखता हूँ, मेरी चाबी कहाँ रखी हुई है, मैंने यहाँ से क्या चीज़ उठानी है। जी। जब आप घर मूव करते हैं और आपने हर चीज़ डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज करनी शुरू की, तो आपका कॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो चीज़ आप सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड पे कर रहे होते हैं, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, रूटीन जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आप रोज़ जाते हैं काम पे, तो कई दफ़ा आपको महसूस भी नहीं होता होगा ड्राइव करते करते, अरे मेरे को याद अब पहुँच भी गया। एग्जैक्टली। क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा होता, आप सोचों में भी होते हैं, इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस आपने एक नया एड्रेस निकाला और आपको पता नहीं है मैं पहली दफ़ा वहाँ जा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको मैप भी देखना है, आपको सड़कें भी देखनी है, मैं कहाँ से राइट मोड़ूँ, कहाँ जी। से लेफ्ट मोड़ूँ। तो यहाँ पर कॉन्शियस माइंड आपका फ़ौरन हाई अलर्ट पे आ जाता है कि अब मैं अगर फोकस नहीं करूँगा तो मैं गलत रास्ते पे निकल जाऊँगा। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल इसी तरह है, जब आप ऑर्गेनाइज्ड है ना और टाइमली आप हर चीज़ अपनी जगह पे कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, तो आपके कॉन्शियस माइंड में प्रेशर कम हो जाता है। ऑटोमेटिकली आपका अनकॉन्शियस माइंड ज़्यादा काम कर रहा है, आपको पता है कि ये चीज़ें मैं रूटीनली कहाँ रखता हूँ, कहाँ से उठाता हूँ, कहाँ पे जी। करता हूँ। इससे स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, क्योंकि और रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाती है आपकी, ऑटोमेटिकली आपको सुकून में आप होते हैं। और ये चीज़ अगर आप समझें तो आप बहुत से स्ट्रेसेस अपनी लाइफ में कम कर कम सकते हैं। कर सकते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही इसको हाईलाइट किया कि ये हम इन चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। और जिस तरह हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है कि शायद दुनिया में और किसी सोसाइटी के अंदर इतनी ज़्यादा फास्ट हमें नज़र नहीं आती, उसके बावजूद रिजल्ट्स हमारे देखें तो बहुत छोटे हैं, बहुत कम रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है। उसकी वजह यही है कि हर तरफ डिसऑर्डर हमें नज़र आता है। ना घर में मामला सही नज़र आ रहे हैं आपको, ना ऑफिस के अंदर आपको वर्क इन्वायरमेंट वो नज़र आ रहा है, ना प्रोफेशनलिज्म है, ना वहाँ पे डिसिप्लिन आपको नज़र आएगा। कहीं पे भी आप चले जाएं यही सार जगह प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आपको नज़र आ रहा है। उसकी वजह भी यही है। तो बहरहाल इसको ओवरकम कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी लॉस के हवाले से कुछ क्वेश्चन थे। फिर देख रहा था मैं, अनफॉर्चुनेटली एक बड़े मशहूर हॉलीवुड एक्टर हैं आजकल, बड़ा लाइमलाइट में हैं ड्यू टू हिज डेमेंशिया, ब्रूस विलिस। और ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन स्टार, यू नो। बट अब क्या है कि वो इतने ज़्यादा उसमें जा चुके हैं कि ही डजंट इवन रियलाइज़ कि वो कभी स्टार भी रहे थे या उनके पास वो फेम भी था। कंप्लीटली फॉरगॉटन एवरीथिंग। ऐसी सिचुएशन तक पहुंचने से पहले क्या करने की ज़रूरत है? क्या उसकी कोई इंडिकेशन आ रही होती है? ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता क्रॉनिक होता है। जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए क्या मैसेज है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? राइट। देखिए, डिमेंशिया एक तो बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और फिर एक और जो बड़ी इसके अंदर कैटेगरी है वो है प्री सेनाइल डिमेंशिया और फिर सेनाइल डिमेंशिया। इसको आसान लफ्ज़ों में ऐसा समझाऊंगा कि 65 इज़ अ कट पॉइंट। जो अगर 65 साल के आप हो गए, उससे अगर पहले डिमेंशिया हो जाता है, कई लोगों को 55 से 60 की एज में ही डिमेंशिया शुरू हो जाता है, तो वो प्री सेनाइल डिमेंशिया में आता है। सेनाइल डिमेंशिया इज़ मोर कॉमन कि भाई 65 प्लस में चांसेस ऑफ डिमेंशिया होने के 5% होते हैं, लेकिन 65 से 70 साल की एज में। जैसे जैसे एज बढ़ती है रिस्क हायर हो जाता है। 70 साल आप हिट करते हैं, 70 से 75, तो वो परसेंटेज 10% पे चली आती है। जी। 75 से 80 पे आके 15, 80 से प्लस 20% एंड सो ऑन। जैसे जैसे हर 5 ईयर्स पे परसेंटेज ऊपर जा रही है डिमेंशिया होने का रिस्क। अब डिमेंशियाज में भी सबसे ज़्यादा कॉमन डिमेंशिया अल्जाइमर्स है, जिसे हम सेनाइल डिमेंशिया की फर्स्ट कैटेगरी कहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे वेस्कुलर है। अच्छा, वेस्कुलर क्या होता है कि दिमाग में वेसल्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं। अच्छा, इसका सबसे गहरा ताल्लुक ब्लड प्रेशर से है, अगेन। और इसीलिए हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, और आजकल अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है, जिस तरह के नमक, मसाले, फास्ट फूड, वेट मैनेजमेंट इश्यूज इवन यंग एज में हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक्स भी बहुत यंग एज में होने लगे हैं। और ना सिर्फ ये,
लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम यंग एज में स्टार्ट हो जाती है, इवन 20s में जी मैंने देखा है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स। अब ब्लड प्रेशर की जब प्रॉब्लम होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कहते हैं अभी तो मैं यंग हूँ कितना, और ना ही वो इतना ख्याल रखते हैं। होता ही है कि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अब 120/80 अगर नॉर्मल है और ऊपर का सपोज 170/80 180 पे चला गया और नीचे का 100 से ऊपर हिट कर गया, तो वो डैमेज करना शुरू करता है ब्रेन को। अचानक से दिमाग की जो वेसल्स हैं उस पर प्रेशर पड़ता है। अब वो 4 एरियाज हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, प्राइटल एंड ऑक्सीपिटल, 4 एरियाज ब्रेन के हो गए। अब सबसे ज़्यादा जो पर्सनालिटी है आपकी, डिसीजन मेकिंग है आपकी, मूड रेगुलेशन है आपकी, मेमोरी खास तौर पर, ये सारी पर्सनालिटी, मेमोरी, मूड, ये सारा फ्रंटल, प्री फ्रंटल लोब और पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब इससे ताल्लुक होता है। यहाँ पे जब डैमेजेस आने शुरू होते हैं और हम MRI करें और आपको नज़र आते हैं तो शुरू में तो छोटे छोटे जख्म बनते हैं जैसे इस्चीमिया एंड फॉक्ट कहते हैं, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ जाए तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो फिर मेजर स्ट्रोक है, इसमें फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। एग्जैक्टली। तो ये जो और फिर उसके बाद दूसरी डिमेंशियाज हैं, लेवी बॉडी है एंड सो ऑन, हंटिंगटन्स कोरिया एंड देयर मेनी टाइप्स ऑफ, जो कि बाकी तकरीबन 25%, 20 से 25% जो डिमेंशियाज है उसमें बाकी डिमेंशियाज आ जाते हैं। अच्छा, नाउ इसमें ज़्यादातर का ताल्लुक जीन से भी है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में डिमेंशिया है तो आपके रिस्क हायर होते हैं डिमेंशिया होने के। होता है कि इसमें देखा गया है कि 3 तरह के साइटोक्रोम जो है, साइटोक्रोम 14, साइटोक्रोम 19 और 21, ये 3 जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, 19 अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया में इसका ताल्लुक होता है, 14 का लेट ऑनसेट से ताल्लुक होता है और 21 दोनों में कॉमन है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इसमें जो नॉर्मेलिटीज आ रही है जिसमें सेल लॉसेस होने शुरू होते हैं ब्रेन के अंदर और ये जेनेटिक उसमें आता है, तो वो एट्रॉफिक चेंजेस का मतलब है कि दिमाग सुखड़ना शुरू हो जाता है वक्त के साथ साथ। अगर एक इंसान का मेमोरी प्रॉब्लम आया और अर्ली स्टेज में है तो हम देखेंगे कि MRI में कितना सुकड़ गया, खास तौर पर फ्रंटल एरिया, दिमाग का आगे वाला हिस्सा। और जैसे जैसे वो ज़्यादा सुकड़ता है और छोटा होता है उसके आसपास का वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है, जिसके अंदर फ्लूइड है, जिसके अंदर तैर रहा है दिमाग, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर डिमेंशिया आगे के स्टेजेस पे चले जाता है। तो क्या किया जा सकता है? क्या ये जा सकता है कि डिमेंशिया, पहली बात है कि आप अगर हो गया है तो इट्स इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्स कभी नहीं हो सकता। तो ये हम कह ही नहीं सकते कि हम डिमेंशिया को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर देखें अब ब्रूस विलिस को लेने तकरीबन मेरे ख्याल में अभी नहीं, ये 5-6 साल हो गए हैं जब डिमेंशिया का स्टार्ट हुआ था, हो सकता है 7 साल हो गए हो अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि हम पढ़ते रहे और भी लेट स्टेज में आ गए। सेम अप्लाइज टू, अगर एक आम आदमी है उसको अगर डिमेंशिया हो गया है तो अगर आपने उसका इलाज नहीं कराया, क्योंकि स्लो करने के लिए दवाइयाँ हैं जो उसके प्रोसेस को स्लो कर देंगी और स्लो कर देंगी, तो हो सकता है कि 7, 8, 10 साल तक डिमेंशिया लिंगर ऑन हो जाए, वो इतनी तेज़ी से मेमोरी नहीं जाए जितनी तेज़ी से अगर आप दवाइयाँ नहीं दे रहे, तो फिर विद इन द मैटर ऑफ 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स बिल्कुल सीवियर स्टेजेस में चले जाता है। तो आप कई साल बढ़ा सकते हैं, मेमोरी के लॉसेस डिले कर सकते हैं इस प्रोसेस को। और दूसरा ये कि एक्सरसाइजेज, ब्रेन एक्सरसाइजेज है, अच्छी खुराक है, अच्छी हेल्थ है, ब्लड प्रेशर जैसे मेंटेन रखें, तब ये डैमेजेस कम होंगे, रिस्क ऑफ डिमेंशिया कम होगा और मेमोरी शार्प की जा सकती है। तो बहुत से तरीके हैं। डॉक्टर मैं इसके ऊपर चाहूँगा थोड़ी सी और बात हो जाए, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, पहले एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी नफ्सियात के हवाले से मसाइल के ऊपर। डॉक्टर साहब कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे, आप बता रहे थे कि डिमेंशिया के हवाले से क्या कुछ हो सकता है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो कुछ इंडिकेशंस आती हैं इस तरह की जिसमें फॉगी ब्रेन हो जाता है या अर्ली मॉर्निंग कुछ ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें नहीं याद आ रही होती, फिर वो लेटली आपको हो जाता है रिकवर, तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन है? इससे क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है?
डज दिस मेक अ डिफरेंस प्लीज? ये बड़ा ही वेग सवाल है यासिर, इसलिए कि ये हम सभी फील करते हैं नाउ एंड देन। एक तो ये इसका बहुत सी चीज़ों से ताल्लुक़ हो सकता है। एक तो ये कि हम जब ओवर थिंकिंग में जनरली हम बहुत से लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं आजकल। लेट नाइट को भी ओवर थिंकिंग, सोने में लेट, उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं कर रहे होते, थोड़ा सा फॉगी फील कर रहे होते हैं। क्वालिटी ऑफ स्लीप वो अच्छी नहीं होती। ज़रूरी नहीं है आपने अगर 8-9 घंटे सो भी गया तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी थी। इट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि आपने सही टाइम पे, राइट टाइम पे डेली नहीं सोया तो फिर आपके मेलाटोनिन लेवल्स जो है वो आउट हो जाते हैं। और ये मेलाटोनिन लेवल्स की डिफरेंट बैलेंसेस की वजह से क्लैरिटी ऑफ माइंड पे फ़र्क पड़ता है। पानी बहुत कम पिया जा रहा है, डिहाइड्रेशन में बहुत फील होता है कि ब्रेन अगर हाइड्रेटेड नहीं है तो बहुत फॉगी, अनक्लियर फील करेगा, कंसंट्रेशन लेवल्स अच्छे नहीं होंगे। कई लोग ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लेते। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब सुबह उठे तो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लिया जाए और टाइम दिया जाए, जल्दबाजी में नहीं नाश्ता किया जाए। तो फर्स्ट थिंग जो है, आपने अच्छा फ्रेश शावर लिया है, शेव की है, नाश्ता अच्छा किया है, सुकून से निकले हैं, ये बड़ा ज़रूरी पानी है, आपने पिया हुआ है और अच्छी नींद ली हुई है, इससे ही आपकी क्लैरिटी बहुत डिफरेंट हो जाएगी। इंसान अगर यही चीज़ें कर लेना सुबह और अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी सोच के साथ निकले कि आज मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। और यही सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि हम लोग से मुराद ये कि जो यहाँ पे काम प्रैक्टिस है, जाने से 20 मिनट पहले या कुछ लोग शायद 10 मिनट, हमारे पास तो माशाल्लाह ऐसे लोग हैं जो वक्त से भी बाद में उठते हैं एनी हाउ। लेकिन ये कि बहुत जब कम टाइम रह जाता है उस वक्त उठना, फिर कोई शावर लेना, कोई सारे काम करना, और फिर जब ब्रेकफास्ट की आपने बात की तो उसमें हाई शुगर ब्रेकफास्ट लेना एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। ऐसी चीज़ें लेना उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। तो जब सारी चीज़ें जब एक जगह हो जाती हैं तो फिर रिज़ल्ट यही निकलता है कि जब वो निकलते हैं तो स्ट्रेस लेवल हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और एंडेड अप कि कोई या तो एक्सीडेंट हो जाता है या फिर जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ भी नहीं पहुँच सकते। और ये पैनिक जो नज़र आता है उसकी भी वजह यही है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसका बड़ा प्रोडक्टिविटी से ताल्लुक है खैर, इसलिए कि जब आप उस दिन का आगाज़ अच्छा करेंगे ना तो चांसेस है आप सीखेंगे भी, आप कुछ अच्छा करेंगे। जो भी आप करने जा रहे हैं, चाहे पढ़ने जा रहे हैं, चाहे बिजनेस करने जा रहे हैं, किसी जगह जॉब करने जा रहे हैं या जॉब, तो वो हर जगह पे आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। क्योंकि आपने फोकस होकर काम किया होगा, खुशी से काम किया होगा और इससे नताइज और प्रोडक्टिविटी बेहतर आती है हमेशा। ये ज़रूरी है। अच्छा, थकन जो है ना, थकना अच्छा होता है। कई लोग समझते हैं कि थकना अच्छा नहीं होता। आई थिंक बहुत मेहनत करके इंसान जब एक पॉइंट पे आके थक जाता है ना, तो लेकिन थकने के बाद जब रेस्ट करता है फिर उसके बाद जब उठता है तो क्या वो चीज़ वापस करना चाहता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये देखा गया है ज़्यादातर केसेस में कि हम जब एक जगह पे काम कर रहे हैं सोचते हैं यार अब दिल नहीं चाह रहा वहाँ काम पे जाने का, कोई इन्वायरमेंट ऐसा है या उनको लग नहीं रहा कि पर्पस पूरा हो रहा है, या वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहे जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस जॉब से कमाएंगे। कई रीजंस बन जाते हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं यार बस मैं कर तो रहा हूँ, इट्स रैट रेस कि मैं उसी साइकिल में फिर रहा हूँ, महीने के एंड में एक सैलरी आ जाती है, इतना मैं बचा लेता हूँ और ज़िंदगी करते करते तमाम हो जाती है। ज़िंदगी है भी बहुत छोटी और जितनी ज़्यादा इस तरह से गुजारी जाए और छोटी होती चली जाती है अनफॉर्चुनेटली। एक हमें इस तरह का सिस्टम नहीं मिला है पाकिस्तान में कि हम पर्पस के लिए ज़िंदगी गुजारें, मकसद के लिए ज़िंदगी गुजारें, नहीं है किसी का और अच्छे रिजल्ट्स दें, अच्छे मकसद के लिए कुछ करें, किसी और के लिए भी कुछ सोचें, अपने लिए नहीं है हमारे पास टाइम। ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग टर्म खुशी के लिए, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी अप्रोच क्या है लाइफ में। एग्जैक्टली। तो ये टारगेट भी सेट करने पड़ते हैं। अच्छा, शायद हमारी एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास टारगेट्स कुछ नहीं है, करना क्या है नहीं पता। एक सर्टन जॉब लग गई है अगर तो उसी के साथ अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना है, आगे किसने क्या करना है, सोसाइटी को कैसे पे बैक करना है। अच्छा, ये तो हमारे यहाँ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए इसके ऊपर बात करना इस वक्त बड़ा अजीब लग रहा होगा और सुनने वालों को भी कि किस किस्म की बात कर रहे हैं, कि हमारी भी कोई अखलाकी जिम्मेदारी है माशरे की तरफ। हमारे यहाँ क्योंकि ये चीज़ पाई नहीं जाती इसलिए बड़ा अजीब लगेगा।
मगर हम बाहर, आप जितने भी बाहर से मुराद ये कि पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी आप देखेंगे लोगों को कोई ना कोई एक रोल ज़रूर है, उनकी कंट्रीब्यूशन ज़रूर है जो नज़र आ रही है सोसाइटी के अंदर, और इसी की वजह से फिर वो मुल्क बेहतर होता है। ये सारी चीज़ें, खैर हम तो इससे अल्लाह का शुक्र है बहुत दूर हैं, हमारी तो कंसिडरेशन में ये चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। जी डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इश्यूज़ के हवाले से बात कर रहे थे, जैसे आज मेमोरी के ऊपर बात हुई है, और जैसे बात हो रही थी कुछ मैं केसेस देख रहा था, कुछ इस तरफ इंडिकेट कर रहे थे कि बच्चों के अंदर ज़्यादा जल्दी आना शुरू हो गए हैं, या माइंड बहुत ज़्यादा पजल्ड रहने लगा है। इसकी वजह क्या है? एक तो चलें ठीक है, टेक्नोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा हो चुका है, बट इसके अलावा भी जो कम भी यूज़ कर रहे हैं अगर उनके साथ भी होता है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन जो मैं नॉर्मली आजकल देख रहा हूँ ना यूथ में, वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं और अनक्लियर हैं अबाउट देयर फ्यूचर। अब मैं कुछ लड़कों से पूछ रहा था, यार तुम अभी इंटर कर लिया उन्होंने, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट गोल, तुम क्या चाहते हो करना? कह रहे हैं यार मैं सोच रहा हूँ वेबसाइट डेवलपर बन जाऊँ। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं आसान भी है और मैंने देखा कई दोस्त कर रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं। जी। तो बात ये कि एक तो जो एआई आ रहा है और चीज़ें चेंज हो रही हैं, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कई चीज़ें ये एआई ले लेगी अगले 1-2 सालों में, चाहे वो वेब डेवलपमेंट नहीं क्यों ना हो। और ये सोच के कि अभी इसमें पैसा है और मैं ये कर लूँ तो थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँगा, यहीं तक अगर सोच है ना महदूद, तो फिर आपके प्रोग्रेस करने के चांसेस बड़े कम हैं, क्योंकि आपने उसको लिमिट कर दिया है कि मैं ये छोटा कोर्स करके ये चीज़ें करना शुरू कर दूंगा, ये पैसे आना शुरू हो जाएंगे। इसमें लर्निंग नहीं है, इसमें वो पैशन नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करता था कि मैं एक लॉन्ग टर्म लेके एक प्रोफेशन को चल रहा हूँ, मुझे इस पे अबूर होना चाहिए, मैं किताबें पढ़ूंगा, नॉलेज लूँगा, इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, शायद पूरी ज़िंदगी इस प्रोफेशन के साथ गुजारूँगा। चले, अब वो उसको चले एक साइड पे कर देते हैं, मैं पूरी ज़िंदगी एक प्रोफेशन में गुजारूँ या नहीं गुजारूँ, लेकिन लर्निंग का जो प्रोसेस होता है अब आसान हो गया है मेरे ख्याल में। जी। और अब ये कि लोग कोशिश ये नहीं कर रहे कि वो लर्न करें, वो ये देख रहे हैं कि क्या तरीके हैं जिससे कमाए जा सकता है। जी। और ये अप्रोच शॉर्टकट्स हैं, एज स्मॉल एज कि वो टिकटॉक्स बनाएं और डालना शुरू कर दें और कहें चलो इसी में पैसा है, कहीं ना कहीं जाके मेरे वीडियोस बनने शुरू हो जाएंगे, मुझे किसी एग्जैक्टली। पॉइंट पे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आई थिंक अल्लाह ताला ने एक शहद की मक्खी को भी एक रोल दे के भेजा है, और हर क्या अच्छी क्रिएशन बात अल्लाह ताला की जो है, चाहे वो कोई परिंदा हो, चाहे वो छोटी से छोटा चूंटी क्यों ना हो, उसका भी एक पर्पस है। हमें जिस तरह से अल्लाह ताला ने बनाया और अशरफुल मखलूक़ात, यस तो फिर इसमें हमारा पर्पस बड़ा होना चाहिए। एग्जैक्टली। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हम फेल हो जाते हैं। एक रिचुअल में ज़िंदगी गुजारना, कि सिर्फ ये चीज़ें मैं करके सो जाऊँगा, फिर उठूँगा, फिर यही चीज़ें वापस करूँगा, फिर सो जाऊँगा, उससे ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं होता। एग्जैक्टली। और यही हमें खुद को वो समझना है। रिपीटेटिव एक्शंस हैं हमारे जो चले जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि हमने जाना किधर है, बस ये अचीवमेंट हमारी रह गई है। और फिर ये जो अब मेंटल एबिलिटीज़ की बात हो रही थी कि हमारी क्या हैं पहले के मुकाबले में, अब जो मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ आजकल, वो ये कि हमारा जो बड़ा बेसिक मैथ्स होता था ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और इस जनरेशन में तो पता नहीं उसका स्टेज क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ये होता था कि ज़ाहिर है अब तो इतना आसान है कि अगर आपको कोई अगर कैलकुलेशन करनी भी होती है, आपके पास सेल फोन आपके बॉडी के साथ हमेशा कनेक्टेड है, आपने फ़ौरन से कैलकुलेटर निकाला और बेसिक मैथ्स की भी कैलकुलेशन आपने कर ली। बट पहले जब ये नहीं था तो लोगों का दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता था, वो बड़ी बड़ी मैथ्स की जो कैलकुलेशन होती थी ना, वो ऐसे कर लेते थे फ़ौरन से। लेकिन अब ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। मैं ये भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ आजकल, जो एक बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से दिमाग आपका ज़्यादा चलता है। जी डॉक्टर साहब। कल रात में एक स्टडी पढ़ रहा था, एमआरआई, वो दिमाग जो चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं जी और वो दिमाग जो अभी तक चैट जीपीटी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इनमें एग्जैक्टली। फ़र्क क्या है? और ये देखा गया है अभी, जबकि आया ही है चैट जीपीटी इतने कम अरसे में, जो चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं उनका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा, जी और जो यूज़ अभी नहीं कर रहे चैट जीपीटी, अभी भी उनके अंदर जो स्टिमुलेशन है, न्यूरल कनेक्टिविटी है, जी और जो इस तरह से दिमाग, क्योंकि जब ये काम करेगा दिमाग तभी वो डेवलप करेगा, एग्जैक्टली। इसके कनेक्शंस बेहतर होते हैं। ये जैसे रोड नेटवर्क की तरह है कि आपने हाईवेज हैं, रोड्स निकल रही हैं, तो
तो दिमाग के अंदर जो सफ़र करता है ना, कोई डिसीजन है या कोई भी एक ऐसा इम्पल्स है, तो वो जितना ज़्यादा कनेक्टिविटी बेहतर होगी उतना फास्ट ट्रेवल करेगा। और यहाँ पर ये कि हम ये कनेक्टिविटीज़ लूज़ करते जा रहे हैं, दिमाग को कम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये भी ख़तरनाक है जी। अच्छा, इसका उल्टा है, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आपका दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, आपको ज़्यादा सोचना चाहिए कि मैंने ये नॉलेज ली है, ये सीखा है, अब और क्या सीखना है, ये सब चीज़ें मिला के मैं क्या समझना चाह रहा हूँ और किस नतीजे में पहुँचना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि आपने बस रट्टा लगाने के लिए सिर्फ एक चीज़ पूरा करने के लिए मुझे लेटर नहीं बनाना तो मैंने इसको कह दिया मुझे लेटर बना के दे दो जी। ये मकसद नहीं है, बनाना आप ही को है और मेहनत करनी चाहिए, वरना आपने वो स्किल भी खो देना है। जो एक वक्त में आप ये होना इवेंचुअली ऐसा ही है। बिल्कुल तो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं बाहर के मुल्कों में देखता रहा हूँ जो पहले, अब मुझे नहीं पता रिसेंटली क्या हो रहा है बहुत, लेकिन जो मैं रहता था बाहर तो इवन मेंटल हेल्थ के जो पेशेंट्स भी थे उनको भी यूटिलाइज किया जाता था। अगर वो डिप्रेशन का पेशेंट है, वो किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा है, इवन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जो ये चैलेंजिंग बिहेवियर होते हैं कि जिनका IQ थोड़ा कम होता है और वो सही से नहीं परफॉर्म कर पाते, उनको किसी न किसी फैक्ट्री में लगा देना, आर्ट वर्क में लगा देना, पोट्री बनवा, मतलब और डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाना, असेंबलिंग करना, तो फिर उनके दिमाग भी इस्तेमाल होता है, वो प्रोडक्टिव भी रहते हैं, उनको तनख्वाह भी मिलती है। और इसी तरह हॉस्पिटल के जो वॉलंटियर्स थे हमारे, उनको आता था जो ग्रीट करते थे, उनको ले जाते थे कि फार्मेसी यहाँ पर है, ये डिपार्टमेंट इस जगह पर है, ये वो थे जो अनएम्प्लॉयड थे। और गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपको घर पे बैठना नहीं है, आप आए वॉलंटरी काम करें, हम इसकी जगह आपको इतना पेंशन देंगे या इतना फंड देंगे, लेकिन आप घर पे नहीं बैठे। बिल्कुल ठीक है। दूसरे लोगों के लिए काम करें, जो कर सकते हैं वो करें। इवन लाइब्रेरी में किताबें सेट करें, बैठ के बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल ठीक है। स्टोरी टेलिंग, अच्छा वहाँ के हर एरिया में लाइब्रेरीज हैं, हर जगह पे स्टोरी बच्चों को बताई जाती है अच्छी। जहाँ देखें तो हम स्टोरियों से दूर हो रहे हैं, किताबों से दूर हो रहे हैं, बहुत दूर। तो ये सब चीज़ों की वजह है कि हम पीछे आते जा रहे हैं यहाँ से, और नफ्सियाती तौर पे भी ज़्यादा से ज़्यादा परेशान है। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल सही है। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो इससे रिलेटेड ही होते हैं, जिसके ऊपर अभी ये सारी डिस्कशन हुई है। वेल टाइम मेरे पास ख़त्म हो गया, मगर ये डिस्कशन ऐसी है, इसको इंशाल्लाह आगे ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। वेल थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब वंस अगेन कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और बड़े खुलकर नफ्सियात के हवाले से और जो आपके जो क्वेश्चन हैं उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए।